भारतीय इतिहास में मुगल एम्पायर का दरबार केवल शासन का केंद्र नहीं था, बल्कि वो शक्ति, राजनीति, संस्कृति और महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल मंच भी था। मुगल दरबार की चमक दमक, भव्यता और शाही परंपराओं के पीछे कई ऐसी सच्चाइयां छिपी थीं जो सत्ता संघर्ष, षड्यंत्र और राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ी हुई थीं। मुगल दरबार का स्वरूप अत्यंत भव्य और संगठित था। सम्राट के सामने उपस्थित होना स्वयं में एक विशेष सम्मान माना जाता था। दरबार में प्रवेश करने के लिए निश्चित नियम और परंपराएं थीं और हर व्यक्ति को अपने पद के अनुसार स्थान मिलता था। मुगल सम्राट को पूर्ण सत्ता का प्रतीक माना जाता था। वो केवल राजनीतिक शासक ही नहीं, बल्कि न्याय और प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था। दरबार में सम्राट के सामने उच्च पदों पर बैठे मंत्री, सेनापति, राजकुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहते थे। ये स्थान केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ से पूरे साम्राज्य की नीतियां और निर्णय तय किए जाते थे। विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार अत्यंत संगठित और प्रभावशाली बन गया। अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और दरबार को राजनीतिक चर्चा तथा निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच बनाया। दरबार में कई प्रकार के अधिकारी होते थे, जिनमें वजीर, दीवान, सेनापति और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। प्रत्येक अधिकारी की अपनी जिम्मेदारियां होती थीं और वे सम्राट को सलाह देते थे। लेकिन मुगल दरबार केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं था, ये महत्वाकांक्षाओं और प्रतिस्पर्धा का भी केंद्र था। दरबार में कई शक्तिशाली परिवार और राजकुमार सत्ता के करीब रहने के लिए संघर्ष करते थे। दरबार में किसी भी व्यक्ति की स्थिति बहुत हद तक सम्राट की कृपा पर निर्भर करती थी। यदि सम्राट किसी व्यक्ति से प्रसन्न होता तो उसे उच्च पद और जागीर मिल सकती थी, लेकिन यदि सम्राट नाराज हो जाता तो वही व्यक्ति अपनी शक्ति और पद दोनों खो सकता था। इस कारण दरबार में राजनीतिक रणनीति और सावधानी अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। मुगल दरबार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी मनसबदारी प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों को उनके पद और जिम्मेदारी के अनुसार रैंक दिया जाता था। ये व्यवस्था प्रशासन और सेना दोनों को नियंत्रित करने का एक प्रभावी माध्यम थी। लेकिन इस प्रणाली के कारण भी दरबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती थी, क्योंकि कई अधिकारी उच्च मनसब प्राप्त करने के लिए प्रयास करते थे। दरबार केवल राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि ये संस्कृति और कला का भी प्रमुख स्थान था। मुगल सम्राट कला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक थे। दरबार में कवि, कलाकार, विद्वान और संगीतकार उपस्थित रहते थे और सम्राट के संरक्षण में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। विशेष रूप से अकबर और बाद में शाहजहां के समय मुगल दरबार सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे सत्ता की राजनीति भी उतनी ही तीव्र थी। दरबार में राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष अक्सर देखा जाता था। मुगल परंपरा में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए सम्राट की मृत्यु के बाद अक्सर राजकुमारों के बीच युद्ध होता था। यही कारण था कि मुगल दरबार केवल भव्यता और शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो राजनीतिक संघर्ष और सत्ता की महत्वाकांक्षाओं का भी केंद्र था। मुगल दरबार की बाहरी चमक और भव्यता के पीछे एक और सच्चाई छिपी हुई थी: सत्ता के लिए निरंतर चलने वाला संघर्ष। मुगल एम्पायर के दरबार में केवल प्रशासनिक निर्णय ही नहीं होते थे, बल्कि यहाँ महत्वाकांक्षाओं, षड्यंत्रों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी एक जटिल संसार मौजूद था। दरबार में सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर उत्तराधिकार को लेकर होता था। मुगल परंपरा में सिंहासन के लिए कोई स्पष्ट नियम निर्धारित नहीं था। इसका अर्थ ये था कि सम्राट की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच सत्ता के लिए युद्ध होना लगभग निश्चित था। इस स्थिति ने मुगल दरबार को लगातार अस्थिर बनाए रखा। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राजकुमारों ने अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध किया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच हुआ संघर्ष था। जब सम्राट शाहजहां बीमार पड़े, तब उनके पुत्रों के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। इस संघर्ष में प्रमुख रूप से 4 राजकुमार शामिल थे: दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा शिकोह को लंबे समय तक उत्तराधिकारी माना जाता था, क्योंकि वे शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे और सम्राट के अत्यंत प्रिय भी थे। लेकिन औरंगजेब एक कुशल सैन्य नेता और रणनीतिकार थे। उन्होंने राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों के माध्यम से धीरे धीरे अपने विरोधियों को पराजित किया। इस संघर्ष के दौरान कई निर्णायक युद्ध हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था बैटल ऑफ सामूगढ़। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय ने सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों को पराजित किया और अंततः मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुगल दरबार में सत्ता केवल जन्म से नहीं, बल्कि शक्ति और रणनीति से प्राप्त होती थी। दरबार के भीतर केवल राजकुमार ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली दरबारी और मंत्री भी राजनीतिक खेल का हिस्सा होते थे। कई बार दरबारी किसी विशेष राजकुमार का समर्थन करते थे और उसके माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते थे।
इस प्रकार दरबार में कई गुट बन जाते थे जो अलग अलग राजकुमारों या अधिकारियों का समर्थन करते थे। मुगल दरबार में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। शाही हरम केवल सम्राट के परिवार का निवास स्थान नहीं था, बल्कि कई बार ये भी राजनीतिक प्रभाव का केंद्र बन जाता था। इतिहास में कई ऐसी शाही महिलाएं थीं जिन्होंने दरबार की राजनीति को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए नूरजहां ने शाहजहां के शासनकाल में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई। उन्होंने प्रशासनिक निर्णयों और दरबार की राजनीति में सक्रिय भाग लिया और कई मामलों में उनकी सलाह को अत्यंत महत्व दिया जाता था। इस प्रकार मुगल दरबार केवल एक औपचारिक शाही व्यवस्था नहीं था, बल्कि ये शक्ति, रणनीति और प्रभाव का एक जटिल नेटवर्क था। दरबार में हर व्यक्ति अपनी स्थिति को सुरक्षित और मजबूत बनाने की कोशिश करता था। कभी कभी ये प्रतिस्पर्धा खुले संघर्ष में बदल जाती थी, जबकि कई बार ये गुप्त षड्यंत्रों और राजनीतिक चालों के रूप में सामने आती थी। इसलिए मुगल दरबार की सच्चाई केवल उसकी भव्यता में नहीं, बल्कि उसके भीतर चलने वाले इन राजनीतिक संघर्षों में भी छिपी हुई थी। मुगल दरबार केवल सत्ता संघर्ष और षड्यंत्रों का स्थान नहीं था, ये एक अत्यंत संगठित प्रशासनिक केंद्र भी था, जहां से पूरे मुगल एम्पायर का संचालन किया जाता था। मुगल सम्राट का दैनिक जीवन भी दरबार की व्यवस्था के अनुसार ही चलता था। सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार की बैठकों और प्रशासनिक कार्यों का एक निश्चित क्रम होता था। मुगल सम्राट सुबह सबसे पहले एक विशेष सभा में उपस्थित होते थे, जिसे झरोखा दर्शन कहा जाता था। इस परंपरा के अंतर्गत सम्राट महल की खिड़की या बालकनी से जनता को दर्शन देते थे। ये केवल धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा नहीं थी, बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी था। इससे जनता को ये विश्वास मिलता था कि सम्राट उनके बीच उपस्थित है और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। विशेष रूप से अकबर ने इस परंपरा को अत्यंत महत्व दिया। उनके समय में झरोखा दर्शन एक नियमित शाही परंपरा बन गया था। इसके बाद सम्राट दरबार में बैठते थे, जहां राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होती थी। इस सभा को दीवाने आम कहा जाता था। दीवाने आम वो स्थान था जहां आम जनता, व्यापारी और स्थानीय अधिकारी अपनी समस्याएं और याचिकाएं सम्राट के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। ये मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि इससे सम्राट को सीधे जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती थी। इसके बाद एक और विशेष सभा होती थी, जिसे दीवाने खास कहा जाता था। ये सभा केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों, मंत्रियों और राजकुमारों के लिए होती थी। यहाँ साम्राज्य की महत्वपूर्ण नीतियों, सैन्य योजनाओं और राजनीतिक निर्णयों पर चर्चा की जाती थी। मुगल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पद होते थे। इनमें सबसे प्रमुख था वजीर, जो साम्राज्य का मुख्यमंत्री होता था और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। इसके अलावा दीवान वित्तीय मामलों के लिए जिम्मेदार होता था और साम्राज्य की आय व्यय का प्रबंधन करता था। सैन्य मामलों की जिम्मेदारी मीर बख्शी के पास होती थी, जो सेना की नियुक्ति और वेतन व्यवस्था को नियंत्रित करता था। इन अधिकारियों की सहायता से मुगल सम्राट पूरे साम्राज्य का प्रशासन चलाते थे। मुगल दरबार में कला और संस्कृति को भी विशेष महत्व दिया जाता था। दरबार में कवि, इतिहासकार, चित्रकार और संगीतकार उपस्थित रहते थे और सम्राट के संरक्षण में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। विशेष रूप से अकबर और शाहजहां के समय मुगल दरबार कला और संस्कृति का एक महान केंद्र बन गया था। दरबार में कई भाषाओं के विद्वान उपस्थित रहते थे, जिनमें फारसी, संस्कृत और अरबी के विद्वान शामिल थे। इतिहासकारों ने इस समय को भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना है। मुगल दरबार की एक और विशेषता उसकी भव्यता थी। दरबार में आयोजित समारोह अत्यंत शानदार होते थे। सम्राट के जन्मदिन, विजय उत्सव और अन्य विशेष अवसरों पर बड़े समारोह आयोजित किए जाते थे। इन समारोहों में दरबारी, सैनिक और विदेशी दूत भी उपस्थित होते थे। विदेशी यात्रियों और दूतों ने अपने लेखों में मुगल दरबार की भव्यता का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार मुगल दरबार उस समय दुनिया के सबसे शानदार शाही दरबारों में से एक था। लेकिन इस भव्यता और संगठन के बावजूद मुगल दरबार की व्यवस्था कई बार राजनीतिक संघर्षों और आंतरिक समस्याओं से प्रभावित होती थी। यही कारण है कि मुगल दरबार की वास्तविकता को समझने के लिए उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक संघर्ष दोनों को समझना आवश्यक है।